नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खास खबरें जो हम आपके सामने पेश करते हैं उनका ताल्लुक न सिर्फ मुकामी सतह से होता है बल्कि इलाकाई सतह और कौमी सतह के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल यानी बैन अल-क़ौमी सतह से भी होता है। अगर बैन अल-क़ौमी सतह की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ये सब कुछ इसराइल की ईमा पर हो रहा है। और इसराइल की ईमा पर ऐसा लगता है कि अमेरिका सारे मशरिक़ वस्ता को एक जंग की आग में झोंक देगा और तबाही और बर्बादी का आगाज मशरिक़ वस्ता से होगा और तबाही और बर्बादी ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में मच जाएगी। तो बहरहाल आपको ये बताना जरूरी है कि अमेरिका ने अपने बहरी बेड़े और बहरी जहाज़ों को और आपको जंगी जहाज़ों को और तैयारों को ईरान के करीब लाकर जमा कर दिया है। और आपको ये भी बताना है कि इसके बाद ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई भी अमेरिकी हरकत जो उसके मफादात को नुकसान पहुंचाए तबाहकुन साबित होगी और इसे मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा और ईरान अपने दुश्मनों को नहीं बख्शेगा। तो बहरहाल ये भी खबरें आ रही है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है हो सकता है कि जल्द ही जंग में तब्दील हो जाएगी। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर अब 4 शराइत आयद कर रखी हैं और कहा है कि अगर ईरान 4 शराइत उसके मंजूर कर लेता है तो फिर ईरान के साथ कोई यानी जंग नहीं होगी, कोई यानी कोई तनाज़ा नहीं होगा और सारे इलाके में सुकून होगा। और 4 शराइतें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि ईरान ने वादे तौर पर कह दिया है कि आप कुछ भी कर लो, हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार है, क्योंकि 45 बरसों से हमें आपकी पाबंदियों का मुकाबला करने की आदत हो गई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब अमेरिका ईरान के बारे में ये सोच रहा है कि किसी ना किसी तरह उसके बहरिया की बंदी की जाए, यानी जो ईरान का बहरिया सरगर्म है और ख़ास तौर पर तेल की जो मुंतकली अमल में आती है वो रुक जाएगी, अमेरिका का ये समझना है। लेकिन आपको अंदाज़ा लगा दूं कि अमेरिका इस तरह तेल को रोकते हुए या ईरान की तिजारत को रोकते हुए और एक आग यानी इलाके के बहरिया में लगाने की कोशिश कर रहा है। तो बहरहाल पहली खबर हम आपको बता देते हैं कि ज़िले वारंगल, ये तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली खबर है। ज़िले वारंगल आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि 200 आवारा कुत्तों को जहर देकर हलाक कर दिया गया है। और इस सिलसिले में आपको ये भी बताना जरूरी है कि स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन जो है, फाउंडेशन ऑफ इंडिया, उसने पुलिस से रुजू होकर ये शिकायत दर्ज करवाई है और कहा है कि आवारा कुत्तों को जानबूझकर जहरीले इंजेक्शन देकर या जहर देकर मारा जा रहा है। और इस सिलसिले में इस फाउंडेशन का यह भी कहना है कि कम अज कम अब तक 1000 से ज्यादा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया है, जो गैर इंसानी अमल है और इंसानों को इस तरह का कुत्तों के साथ अमल नहीं करना चाहिए, इस तरह की बात की है। वैसे भी नाज़रीन, हम जो बात कर रहे हैं वरंगल की, तो वरंगल में अब ये नया वाक़या नहीं है बल्कि इससे पहले भी हनमकुंडा वगैरह में भी, जगत्याल में भी इस तरह के वाक़यात पेश आए थे। और ख़ास तौर पर जो आप देखेंगे ग्राम पंचायत के इंतखाबात हुए थे उसमें कम अज़ कम 7 जो सरपंच मुंतखब हुए थे, उन लोगों ने ये वादा किया था कि अगर हम जीत जाते हैं तो आवारा कुत्तों पर काबू पाएंगे और फिर आवारा कुत्तों को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। उसके बाद आपने देखा कि 500 से ज्यादा कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया था। अब खबर आ रही है पतिपाका विलेज, ये वरंगल का एक गांव है, वहां 200 कुत्तों को मारा गया है जहर देकर। इस तरह पिछले मरतबा 1000 से ज्यादा कुत्तों को मारा गया था, अब 200 कुत्तों को मारा गया है। तो अब अंदाजा लगाइए कि इंसान कुत्तों पर बहुत ज्यादा बरहम दिखाई देते हैं, जबकि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के लिहाज से इंसानों को फिरका परस्त कुत्तों पर बरहमी का इजहार करना चाहिए। बहरहाल ये जो आवारा कुत्तों को जहर दिया जा रहा है, तो हम हमारे जो साथी हैं इस्माइल ज़बीउल्लाह, उनसे पूछते हैं कि कम्युनल डॉग्स के लिए कौन सी दवा है। जी रियाज साहब, स्ट्रे एनिमल जो है फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, हाँ, वो जो रुजू हुई है वरंगल की पुलिस से रुजू होकर उन्होंने ये शिकायत की है कि आवारा कुत्तों को मारा जा रहा है। यकीनन देखिए, आवारा कुत्तों से बढ़कर जो है, आवारा कुत्ते जितने मोहल्लिक नहीं है, जितने जहर आलूद नहीं है, उतने जो है फिरका परस्त कुत्ते हैं। उनका इलाज, उनको खसी करना या उनको मतलब उनका एस्ट्रलाइजेशन जिसको कहा जाता है वो करना बहुत वक्त की ज़रूरत है। मुल्क की आइन, मुल्क की जमहूरियत,
मुल्क के क़वानीन को जो बचाने के लिए जो है उनका जो स्टरलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है फ़िरक़ा परस्त कुत्तों का। जहाँ तक वरंगल की बात है, जैसा कि आपने तमाम बातें बता ही दी है अपने नाज़रीन को कि इंतखाबात का वादा था, सरपंचों ने इंतखाबात से कबल वादा किया था आवाम से वहाँ की, और जब वो जीत जाते हैं तो जो आवारा कुत्तों की जो, देखिए रियाज साहब यहाँ पर अहम बात यह है कि आवारा कुत्तों से इतनी नफरत आवाम को हो क्यों गई है। हम आए दिन देखते हैं सीसीटीवी फुटेज आते हैं हमारे सामने, नाजरीन के सामने, सोशल मीडिया के हवाले से, मीडिया के हवाले से इस तरीके के मनाजिर आते हैं कि उसमें जो है एक झुंड का झुंड कुत्तों का आ रहा है, किसी राहगीर के ऊपर हमला कर रहा है, किसी मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। तो इस तरीके के जो वीडियो फुटेज भी जो है वो मंजर आम पर आए हैं, जिसकी वजह से आवाम में आवारा कुत्तों के मुताल्लिक जो है बरहमी और नाराज़गी जो है उसकी वजह एक ये भी बताई समझी जा सकती है। यहाँ पर देखिए हुकूमत जो है, शहरी इंतज़ामिया, वरंगल इंतज़ामिया जो है, म्यूनसिपल जो जिम्मेदार ने बल्दिया के, वो क्या कर रहे थे। आवारा कुत्तों का जुल्म जबर जो है, वो जो ज़्यादतियाँ हैं वो इजाफा होने से कबल उन्होंने उसकी रोकथाम क्यों नहीं की। फिर अब जब ये वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और ये जो तंजीम है SFI, जिसको SAFI, स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, ये जो तंजीम है वो तंजीम को पुलिस के रुजू होने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अगर शहरी इंतज़ामिया खुद हरकत में आ जाता है और वो मतलब अफ्यून की गोली खाकर सोते हैं। अक्सर हम ये देखे हैं कि जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं वो वक्त के बाद जो है उन्हें वो अक्सर कहा जाता है कि लड़ाई के बाद घूंसा याद आया। तो लड़ाई के बाद घूंसा याद आने का जो एक रवैया है वो सरकारी मुलाजिमीन इख्तियार किए हुए हैं। खास तौर पर तेलंगाना में हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 साल से सरकारी मुलाजिमीन जो है अपने कामों को बखूबी अंजाम नहीं दे रहे हैं, ईमानदारी और दयानतदारी से वो काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। आवारा कुत्तों की जहाँ तक बात है, उनकी अफजाइश की जहाँ तक बात है, और उसको किस तरह काबू करना है, उनको जो जहरीले होने से आवाम का जो ऊपर हमले जो हो रहे हैं वो आवाम पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वरंगल के आला ओहदेदारों के खास तौर पर एक महकमा बनाया गया है। हर जिले की GHMC में मजालिस मुकामी में एक महकमा ये कुत्तों की अफजाइश पर और ये आवारा मवेशियों की जो निगहदाश्त है उनकी निगरानी, उसके ऊपर खास तौर पर एक महकमा बना हुआ है। वो महकमा जो है अपने कामों में जो अंजाम देने में नाकाम हो रहा है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि हालांकि बिल्कुल गलत बात है जानवरों को जहर देकर मारना या उन्हें मतलब इस तरीके की सजा देना बिल्कुल एक गैर इंसानी सलूक रवैया है, मगर ये लोग करने पर क्यों मजबूर हो रहे हैं इसको भी सोचने की जरूरत है। और स्ट्रे डॉग जो फाउंडेशन है, स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है SAFI, उन्हें भी ये चीज सोचने की जरूरत है कि वे आप आवाम ये जो जिम्मेदार है महकमे के, उनकी तरफ तवज्जो क्यों मबजूल नहीं करवाते, आप वो क्यों निगहदाश्त के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते। वो जो आवारा कुत्तों का जो भी मामला पेश आए हैं, आवारा कुत्तों के साथ पिछली मरतबा 500 से 600 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा गया था, फिर अब दोबारा जो है 200 कुत्तों को जहर देकर मारा गया है। इसी तरीके का एक इलाज, जैसा कि रियाज साहब ने कहा, फिरका परस्त ज़हनियत के हामिल कुत्तों और कमीनों के लिए भी इस तरीके का एक इलाज जो है वो तलाश करने की जरूरत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक तेलंगाना का सवाल है, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह हुक्मरान कांग्रेस और BRS के दरमियान ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा दुश्मनी यानी जो अदावत है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर किसी TV डिबेट में किसी BRS MLC की तौहीन की जाती है तो क्या उसका हक़ नहीं बनता कि वो सदरनशीन कानून साज कौंसिल से मुलाकात करे और उसके बाद उन्हें शिकायत पेश करे कि उसके साथ इंतहाई तौहीन आमेज़ रवैया TV डिबेट में इख्तियार किया गया है। T रविंदर उनको साथ कहा जाता है कि एक TV डिबेट में, हम TV चैनल का नाम नहीं लेना चाहते, बहरहाल TV डिबेट में उनकी साथ तौहीन की गई है। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कायदे अपोजिशन मधुसूदन चारी जो है यानी कानून साज कौंसिल में, उनकी क़यादत में BRS अरकान असम्बली का एक डेलीगेशन ने चेयरमैन कानून साज कौंसिल से मुलाकात की और इस मौके पर कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया। तो ज़बीउल्लाह साहब, आप बताइए कि इस तरह के जो बाहर वाक़यात पेश आते हैं, यानी ऐवान में अगर वाक़यात पेश आते हैं तो उसके खिलाफ
कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन टीवी डिबेट में अगर कोई कहता है कि मेरी तौहीन की गई तो आपको भी मौका दिया गया था, आप भी उसकी तौहीन कर सकते थे, यानी टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। वो पस मंजर, वो सारे वाकये का क्या है मुझे उसका मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अराकीन कानून साज काउंसिल का एक वफद जो है पूरी वफद की शक्ल में साबिका चेयरमैन मधुसूदन चारी, काउंसिल के आपको इत्तला होगी, आपको इस बात की जानकारी होगी रियाज साहब, मधुसूदन चारी का जो ताल्लुक है वो साबिका रुकन सा कानून साज काउंसिल रहे हैं तेलंगाना कानून साज काउंसिल में। उनकी क़यादत में अगर बात जाकर मिल रही है, कर रहे हैं, तो हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों से सहाफ़ियों की गिरफ्तारी अमल में आ रही है, सहाफ़ियों के घर पर धावे किए जा रहे हैं, सहाफ़ियों को मुसलसल निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। और एक टेलीविजन डिबेट के दौरान अगर कोई मुबाहिसे में तौहीन आमेद अल्फाज का इस्तेमाल होता है तो यकीनन एक रुकन कानून साज काउंसिल अपनी गुहार कहाँ लगाएगा? अपनी गुहार उसको लगाने का मौका होता है। अगर उसको अपनी गुहार अपने दर्द पेश करने का बेहतरीन तरीका उसके लिए यही है कि वो या तो पुलिस स्टेशन जाए, वहां पर शिकायत करे, मुतालिका पुलिस स्टेशन जिस दायरे का, जिस हदूद में, जिस ज्यूरिसडिक्शन में ये वाकया पेश आया है वहां पर वो शिकायत दर्ज कराए। फिर दूसरा, कानून साज काउंसिल में यकीनन आए। एक बीआरएस पार्टी, मैं जहां तक समझता हूं ये बीआरएस पार्टी के जितने अराकीन असम्बली हैं और जितने अराकीन कानून साज काउंसिल है उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से इल्म है, वो मतलब बाज़ाब्ता तालीमी याफ्ता लोग हैं और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब जगह होगी शिकायत करने की। इसलिए मधुसूदन चारी की क़यादत में अराकीन कानून साज काउंसिल का एक वफद आता है और जो है गुट्टा मतलब कोई सुखविंदर रेड्डी जो है चेयरमैन है कानून साज काउंसिल के, गुट्टा सुखविंदर रेड्डी साबिक में नलगुंडा के रुकने पार्लियामेंट भी वो रहे हैं, वो काउंसिल के चेयरमैन है, तो उनके पास जाता है और एक याददाश्त पेश करता है। देखिए जमहूरियत है, ये जमहूरियत में आप किसी भी तरीके से एहतजाज कर सकते हैं, एक एहतजाज का हिस्सा है, लेकिन कानून साज काउंसिल के साथ एक टीवी डिबेट में किस तरीके की बहस हुई है, किस तरीके की तौहीन हुई है, वो मायने रखने वाली बात है रियाज साहब। अगर गौर फिक्र करने की जरूरत है वहां पर क्या टेलीविजन चैनल्स भी जो है क्या हुक्मरान जमात के इशारों पर काम कर रहे हैं? ये देखिए, कहा वो कांग्रेस की हुकूमत हो, कहा वो बीजेपी की हुकूमत हो या किसी और सियासी जमात की हुकूमत हो, जहां ज़राए अबलाग हुकूमतों के हाथों की कठपुतली बन जाता है वहां पर जो है ये जो नाइंसाफियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नाइंसाफियों का सिलसिला है तो अक्सर ये देखा जाता है कि फ़िरका परस्त दरिंदे न सिर्फ है हिंदुस्तान बल्कि मुख्तलिफ आप देखेंगे कि मुल्कों में भी अपने पर फैलाने लगे हैं। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जो फ़िरका परस्त तंजीम है या उनकी सरपरस्त तंजीम है अमेरिका में भी सरगर्म हो गई है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि उसने लॉबिंग के लिए उस फर्म की खिदमत हासिल की है जिस फर्म की खिदमत पाकिस्तान ने हासिल की है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दुश्मन की जो लॉबिंग फर्म है तो उसकी खिदमत हासिल कर रही है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके अज़ाइम किस कदर अच्छे होंगे। तो बहरहाल एक इशारा हम देते हैं, समझना तो आपकी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक फ़िरका परस्तों का सवाल है, हमेशा मुसलमानों को और ईसाइयों को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं और अजीब व गरीब हरकतें करते हैं और ख़ासतौर पर मुसलमानों को मुख्तलिफ जिहाद से जोड़ते हैं। लव जिहाद की बात करते हैं या फिर आप देखें लैंड जिहाद की बात करते हैं, जिन्स जिहाद की बात करते हैं, थूक जिहाद की बात करते हैं। हद तो यह है कि आपने देखा कि यूपीएससी जिहाद की भी बात की जाती है और उस जिहाद की बात करने के बाद से, खासतौर पर यूपीएससी जिहाद की बात करने के बाद से 30 और 33 से ज़ायद मुसलमान यानी यूपीएससी में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं। इस पर भी शुबहात का पाया जाना बहुत ही फितरी अमल है। तो बहरहाल नाज़रीन इसका भी हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, लेकिन आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि अगर देखिए कोरोना वायरस के वक्त आप देखा कि किस तरह लोग यानी बेटे अपने माओं को छोड़कर और बाप को छोड़कर फरार हो रहे थे और शौहर अपने बीवी को छोड़कर, बीवी अपने शौहर को छोड़कर या औलाद अपने माँ बाप को छोड़कर फरार हो गई थी। और हद तो यह है कि जो कोई फौत हो जाता तो उसकी आखिरी रस्मात अंजाम देने वाला भी कोई नहीं था। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाता तो यानी कोरोना वायरस से तो उसे दवाखाना या अस्पताल मुंतकिल करने वाला भी कोई नहीं होता था। और उस वक्त आपने देखा कि किस तरह तबलीगी जमात पर और मुसलमानों पर इल्ज़ामात आयद किए गए और कहा गया कि कोरोना वायरस फैलने की
वजह तबलीग जमात है या फिर मुसलमान है। फिर आपने देखा कि किस तरह थूक जिहाद का भी नारा लगाया गया। बहरहाल वही मुस्लिम नौजवान थे जिन्होंने अपने प्लाज्मा देते हुए, खून नहीं बल्कि प्लाज्मा की बात कर रहा हूं, प्लाज्मा देते हुए हजारों कोरोना वायरस मुतासरीन की जान बचाई थी। ना सिर्फ जान बचाई, अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को छोड़कर फरार हो जाती है और उनकी लाशें वहीं पर सड़ी रहती तो उनकी भी आखिरी रस्मात अंजाम देने में मुस्लिम नौजवानों के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। और फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह अदालतें आगे आई और अदालतों ने तमाम तबलीग जमात के अरकान को जो बाहर से भी आए थे उन्हें बाइज्जत बरी करार दिया और कहा कि कोरोना वायरस की तबाही और बर्बादी के लिए ये लोग नहीं बल्कि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना फैसले जिम्मेदार हैं और कोरोना वायरस जिम्मेदार है। अगर हुकूमतें बेहतर अंदाज में इकदाम करती तो बेहतर अंदाज में उसका सदभाव भी किया जा सकता था। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि उस तरह के हीरोज को अगर आप अवार्ड्स देते तो कितनी बड़ी बात थी। अब मिसाल के तौर पर पद्मश्री अवार्ड्स का तकसीम अमल में आई है, एक ऐलान किया गया जिसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने गौमूत्र की तायद की थी। गौमूत्र की तायद के साथ ही उन्हें पद्मश्री एजाज का मुस्तहिक समझा गया। तो हमारा कहने का है मतलब यह है, हैदराबाद में आपने देखा कि एक वाकया 2 दिन पहले पेश आया था और आपको यह बताना जरूरी है कि नामपल्ली के पास जो फर्नीचर शोरूम्स हुआ करते हैं या होते हैं, वहां जो गोदाम में चाइनीज फर्नीचर की कसीर मकदार में फर्नीचर लाया गया, वहां पर रखा गया। मैं बात कर रहा हूं बाचा फर्नीचर्स की, और बाचा फर्नीचर्स में आप देखेंगे सेलर में ये पूरा फर्नीचर यानी चाइना से जो आया था वो रखा गया। लेकिन इत्तेफाक से देखिए कि वहां पर शॉक सर्किट के नतीजे में आग भड़क उठती है और आग भड़क उठने के नतीजे में कम से कम 5 अफराद अपनी जिंदगी से महरूम हो जाते हैं। और आप अंदाजा कीजिए हीरोज की जब बात होती है, 2 नौजवान हैं, एक है 27 साल मोहम्मद इम्तियाज और दूसरे हैं 40 साल सैयद हबीब मुस्तफा। ये ऑटो ड्राइवर्स हैं और वो जो सेलार में चौकीदार के जो 2 बच्चे थे, खातून थी, वो वहां पर फंस गई थी। उन्हें निकालने के लिए अपनी जिंदगी यानी जिंदगी की जो वो कर दी उन्होंने, यानी कुर्बान कर दी और अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए दूसरों की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी। हालांकि वो उनकी औलाद नहीं थी, लेकिन बहैसियत इंसान उनका ये फर्ज बनता था, बहैसियत मुसलमान उनका ये फर्ज बनता था कि दूसरों की जान बचाए। और आपने देखा कि मोहम्मद इम्तियाज और सैयद हबीब मुस्तफा ने पूरी कोशिश की और अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। तो क्या ये हुकूमत हिंद का और रियासत की रेवंत रेड्डी हुकूमत का फर्ज नहीं बनता कि इन्हें 1-1 करोड़ रुपए बतौर इनाम पेश किया जाए इनकी बहादुरी के लिए, क्योंकि ये भी अपने घर वालों के लिए कमाने वाले थे और इनसे ही, इनकी मेहनत से ही उनके घर की रोटी रोजी चला करती थी। तो अब रेवंत रेड्डी हुकूमत क्या करती है, और खासतौर पर जो हमारे जो अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं, लीडरशिप का दावा करते हैं, वो क्या करते हैं? क्या मोहम्मद इम्तियाज को और सैयद हबीब मुस्तफा को क्या कम से कम 50 लाख रुपए ये नहीं दिला सकते? देखिए रियाज साहब, आपने बहुत ही अच्छा सवाल हुकूमत से और मुकामी अवामी नुमाइंदों से किया है। यहाँ पर अगर बात हो, अगर किसी मुसलमान शख्स के किसी नामुनासिब हरकत में या गैर समाजी मामले में मुलविस होने की कोई ख़बर आती है तो उसको मुकामी ज़राए अबलाग से लेकर कौमी ज़राए अबलाग तक तमाम टीवी चैनलों की अखबारात की सुर्खियाँ उसको बना दिया जाता है। यहाँ पर एक काम इम्तियाज़ुद्दीन और हबीब मुस्तफ़ा खादरी, ये 2 लोगों ने बहुत ही एक इंसानियत जो नवाजी होती है, इंसानियत का एक बेहतरीन पैगाम अपने आप को दिया। इम्तियाज़ुद्दीन की बात जहाँ तक करें, 2 मासूम लड़कियाँ, एक 6 माह की, एक 2 साल की 2 लड़कियाँ हैं। जब वो वापस अपने काम पे जा रहा था, इम्तियाज जो है अपनी छोटी बेटी को उसको बोसा लेकर शाम में आते वक्त तुम्हारे लिए फरमाइश की चीज लेकर आऊंगा, ये कह के वो गया था। और वो जब पहुंचता है तो ये वाकया होता है। देखिए ये बच के निकल गए थे दोनों भी। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सेल्लार में जो है एक वॉचमैन और उसके 2 मासूम बच्चे और बीवी जो है फंसे हुए हैं, तो आप देखिए किस कदर हमदर्दी का मुजाहरा है और कितनी कदर इंसानियत नवाजी है। ये अपनी जान की फिक्र किए बगैर, अपने मासूम 2 बच्चियों की जो घर में उसका इंतजार मुंतजर है, मासूम बेटियां जो है उसकी इंतजार कर रहे हैं, उनकी फिक्र किए बगैर, अपनी अहलिया की फिक्र किए बगैर इम्तियाज वापस जो है सेल्लार में जाते हैं। सेल्लार में जाकर उनको इम्तियाज और हबीब मुस्तफ़ा खादरी जो है सेल्लार में बचाकर बाहर निकालते हैं और खुद जो है आग की नजर हो जाते हैं। तो यहाँ पर
दो तीन चीजें अहम है। ये वाकये के फर्नीचर शोरूम के आतिशज़दगी के वाकये के हवाले से कि शहरी इंतजामिया कहीं ना कहीं पर जो है वो खिलाफ वर्जियां हो रही है, उसको रोकने में नाकाम है। बल्दिया बर वक्त जो है कार्रवाई करना, देखिए माजी में भी एक बड़ा सानिया चार मीनार के दामन में पेश आया था, और उस वक्त जब वहां पर बहुत सारे लोग गए थे, पूनम प्रभाकर भी वहां पर गए थे जो इंचार्ज मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बातें की थी और इस तरीके के कवानीन बनाने की उन्होंने बात की थी कि हैदराबाद में दोबारा कोई आतिशज़दगी का वाकया पेश नहीं आएगा तो बर वक्त उस पर काबू पा लिया जाएगा, कोई जानी और माली नुकसान नहीं होगा। इस तरीके के कवायद उन्होंने बनाए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि जब वाकया होता है ऐलानात तो होते, ऐलानात पर अमल आवारी नहीं होती। अमल आवारी नहीं होने की वजह से देखिए कहीं पर ना कहीं वो शोरूम के मालिक की उसमें फाश गलती है, यकीनन इजाजत के बगैर मना करने के बावजूद, इम्तना के बावजूद अगर सेलार में उन्होंने गोदाम रखा है तो वो खिलाफ वर्जी है। वो कार्रवाइयां जो भी करनी है, जो भी हो सकता है, मगर दो लोग चले गए, दो लोगों जो अपने खानदान के कफील थे, जिसकी दो मासूम बेटियां हैं, एक 2 साल की बेटी है, 6 माह की बेटी है। इम्तियाज की जो है 2 मासूम बेटियां हैं। हबीब खादरी भी एक जिम्मेदार शख्स है, 40 साल की उम्र है तकरीबन हबीब खादरी, हबीब मुस्तफा खादरी की, तो वो भी जो है ऑटो ड्राइवर होने के बावजूद जो है वो बहुत जिम्मेदार आदमी है। तो वो ये तमाम चीजें, क्या आपने जो कहा है कि क्या हुकूमत इसमें आगे बढ़ेगी, क्या वो खानदानों की किफालत करेगी, जिसने अपनी जान पर खेलकर मजहब, जात पात, रंग और नस्ल से बालातर होकर ये 2 मुसलमानों ने अपनी इंसानियत नवाजी का पूरा मुकम्मल सबूत देते हुए अपनी जान को दांव पर लगा दिया और खुद जो है लुक़्मा अजल हो गए और वो लोगों की जिंदगी उन्होंने बचाई। क्या उनके लिए हुकूमत खड़ी रहेगी? क्या अवामी नुमाइंदे इस हवाले से क्या उनकी हुकूमत तक उनकी जो है नुमाइंदगी करेंगे? हुकूमत को इस बात पर मजबूर करेंगे कि भाई हुकूमत इन्हें भी एक ब्रेवरी अवार्ड दे, उनके अफराद खानदान में से किसी एक को सरकारी मुलाजिमत फराहम करे ताकि जो है उनका घर की जो किफालत है वो पूरी हो सके, और फिर जो है उन्हें कम से कम आपने 1 करोड़ की बात कही, फिर 50 लाख की बात कही, मैं कहूंगा कम से कम 50 लाख रुपए की जो रकम है ये दोनों खानदानों के लिए हुकूमत ऐलान करे। अब नाज़रीन, जैसा कि मुलाजिमत का सवाल है, सरकारी मुलाजिमत का देना जरूरी है, इसके अलावा डबल बेडरूम जो मकानात हैं उनमें उनको अलर्ट किया जाए। और नाज़रीन अब देखना यह है कि अवामी नुमाइंदे कितनी इनकी मदद करते हैं, क्या इनको माली मदद करते हैं, क्या इनकी और जो अखलाकी मदद करते हैं। ठीक है, चलो आपने तमाम सियासी जमातों के अखिलियती कायदीन पर ये जिम्मेदारी है। ये इम्तियाज और हबीब के जो है ये अफराद खानदान के साथ वो खड़े हो जाए, सियासी जमातों से बालातर होकर आप निकल कर नुमाइंदगी करें और जो है इनको इंसाफ दिलाएं। अरे अब यकीन मानिए कि आप अपनी शेरवानी आगे करें, फैलाएं, यकीन मानिए इनके लिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास उसकी सकत नहीं है, तो उनके लिए अपनी शेरवानी फैलाएं और उनके लिए अतियात जमा करें और जमा करके उन्हें अता करें। क्योंकि आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में हालिया अरसे के दौरान जिस तरह यहूदियों के फेस्टिवल पर फायरिंग का वाकया पेश आया था, शूटिंग का वाकया पेश आया था, जिसमें हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स और उनके बेटे को मुलजिम बनाया गया। वैसे तो हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला शख्स वहीं पर जिंदगी से महरूम हो गया, उसके बाद बेटा तो जख्मी हुआ। लेकिन ये यहूदियों को बचाने के सिलसिले में आपको बता दूं कि एक 45 साल अहमद ने जिस तरह की बहादुरी दिखाई थी, उन्हें 5 गोलियां लग गई थी, वो अस्पताल में थे और ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने अस्पताल जाकर न सिर्फ उनकी इयादत की बल्कि उनके लिए ब्रेवरी अवार्ड का भी ऐलान किया, नेशनल अवार्ड का ऐलान किया। और आपको यह भी बता दूं कि $19 लाख जो है $1.9 मिलियन उनके लिए क्या भी जमा किया गया। तो इस तरह का क्या इन्हें नहीं दिया जा सकता है, यानी इम्तियाज को नहीं दिया जा सकता, क्या सैयद हबीब मुस्तफा को नहीं दिया जा सकता? और जैसा कि आपको बता दूं कि जब ये दोनों ऑटो ड्राइवर हैं और आपको बता दूं कि सेलर में बाचा फर्नीचर के सेलर में जो चाइनीज फर्नीचर रखा गया था, उस वक्त चौकीदार के 2 बेटे आपको बता दूं, एक 11 साल है प्रणीत और 7 साल अखिल ये थे और एक खातून भी थी। उन्हें बचाने के लिए ये लोग अगर चाहे तो वहां से आसानी से निकल जा सकते थे और अपनी जो बेटी इंतजार कर रही थी इम्तियाज की, उसके लिए अपना वादा पूरा कर सकते थे इम्तियाज। लेकिन आपको बता
बता दूं कि बेटियों की मुस्कुराहटों को उन्होंने कुर्बान कर दिया या अखिल पर और प्रानीत पर, हालांकि वो उनकी औलाद नहीं थे और ना ही वो उनके हम मजहब थे, लेकिन यहां पर उन्होंने नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुसलमान है, उन्होंने ये देखा ये मासूम बच्चे हैं और मासूम बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है उसमें कोई मजहब का या उनसर शामिल नहीं होता, उनमें सच्चाई होती है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे मन की बात करते हैं, उनकी मन की बात पे और बच्चों के मन की बात पे जमीन आसमान का फर्क होता है। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अब ये वक्त आ गया है हैदराबादियों के लिए, अवामी नुमाइंदों के लिए, हुकूमत के लिए कि मोहम्मद इम्तियाज की और सैयद हबीब मुस्तफ़ा की मदद करें, उन्हें ब्रेवरी अवार्ड के साथ साथ उनके खानदानों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा अदा करे, बतौर इनाम अदा करे। साथ ही आपको बता दूं कि उनके एक एक रुकने खानदान को सरकारी मुलाजिमत, एक डबल बेडरूम और 50 लाख रुपए मुआवजा, ये 3 चीजें देनी चाहिए। तब कहीं जाकर हम समझेंगे कि आप इंसाफ करते हैं लोगों से और मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर इंसाफ करते हैं। जिस तरह आपको बता दूं कि इम्तियाज ने और सैयद हबीब मुस्तफ़ा ने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर 11 साल प्रानीत और 7 साल अखिल के साथ साथ एक खातून को बचाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अपनी जानें कुर्बान कर दी। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी सबक लेना चाहिए। यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी सबक लेना चाहिए। एक शख्स जो है, देखिए हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरफ तो सारे हिंदुस्तान में फ़िरक़े वारियत को हवा दी जा रही है और हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया जा रहा है, मगर इम्तियाज़ और हबीब दोनों ने जो है ये कभी नहीं सोचा कि जिनको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने को वो तैयार हैं, वो किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो मासूम बच्चों को उन्होंने देखा, अखिल का आपने जिक्र किया, प्रणीत का आपने जिक्र किया, ये 2 मासूम बच्चों को और उनकी माँ और वो जो वॉचमैन है, ये 4 लोगों को उन्होंने देखा कि ये इंसान है और हम इनको बचाने की मुकम्मल बराबर कोशिश करेंगे। देखिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी टोपी देखकर जो है पहचानने की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ईद और दिवाली की बात करते हैं, मगर इस तरीके की बात वो नहीं कर सकते। अगर वो इस तरीके की बात करेंगे तो उनका जो हिंदू हृदय सम्राट का जो लक़ब उन्हें मिला है वो लक़ब से वो महरूम हो जाएंगे। और फिर देखिए फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर जो सियासत बीजेपी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कर रहे हैं, वो सियासत जो है मुल्क को सिर्फ तबाही के दहाने पर ही लेकर जाएगी। मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाना मुमकिन नहीं है इस तरीके की सियासत से। और अब जब हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में भी ये जो जहर है वो तेजी के साथ फैल रहा है। फ़िरक़ा परस्ती का जहर मुख्तलिफ उन्वानात पर जो है हैदरबाद की फ़िज़ा को मुकद्दर करने की कोशिशें मुसलसिल की जा रही है। देखेंगे आने वाले दिनों में किस तरीके का रवैया रियासती हुकूमत इख्तियार करती है कि फ़िरक़ा परस्तों के ख़िलाफ़ में। वो जो है वो रियासत के मुस्तक़बिल का फ़ैसला हुकूमत के रवैये पर मुनहसिर है। बहरहाल आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद में आतिशदगी का सवाल है, आपको बताना ज़रूरी है कि कल ही आपने देखा कि किस तरह चंद्रायन गुट्टा में आपने देखा कि वहाँ पर कैसे आग भड़क उठी और ये वाक़या बजाज शोरूम के करीब पेश आया। एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी थी जिस पर काबू पा लिया गया। बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ा सानहा उन्हें सेटल गया है। जहाँ तक बाचा फर्नीचर में आतिशदगी का वाक़या है तो आपको बता दूँ कि 22 घंटे लगे हैं उसे बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए। लेकिन आपको बता दूँ कि 5 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं और 2 बहादुर नौजवान भी शामिल हैं। अगर मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर आगे नहीं बढ़ती, सिर्फ 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर देना काफ़ी नहीं है, जबकि इन नौजवानों को खासतौर पर इम्तियाज़ और हबीब को तो मैं समझता हूँ कि हबीब मुस्तफ़ा को तो कम से कम 50 लाख रुपए इनाम के तौर पर या मुआवजे के तौर पर देना चाहिए। उनके मासूम बच्चियों के लिए मैं समझता हूँ कि मिल्लत का फ़र्ज़ बनता है, मिल्लत के बासर तबके का फ़र्ज़ बनता है, दौलतमंदों का, मुतमव्वल शख्सियतों का फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आएँ। और जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अक़लियती कायदीन हुए हैं वो आगे आएँ और इन बच्चियों के लिए कोशिश करें, इन बच्चियों के नाम पर फ़िक्स डिपॉजिट करवाएं ताकि इनका मुस्तक़बिल तबाह बर्बाद ना हो और ये बाप की कमी महसूस ना हो। लेकिन एक बात है कि बाप की कमी ज़िंदगी भर महसूस होती रहेगी। बाप की मुस्कुराहट और बेटियों से जो प्यार होता है बाप का गैर मामूली होता है और बेटियां भी जो होती है बाप पर जान निछावर करने वाली होती हैं। और आपने देखा कि 2 दिन पहले भी हमने आपको एक वाक़या सुनाया था, एक जो
जो पेश आया था हरियाणा के फरीदाबाद में। उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक शख्स ने अपनी सिर्फ 4 साल प्यारी प्यारी बेटी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया, मार मार कर जदोकोब करके, शदीद जदोकोब किया क्योंकि वो बच्ची, वो बेचारी पूरी 50 तक गिनती नहीं कर सकी थी। कितना जुल्म होता है। हालांकि बेटी रहमत होती है, बेटी राहत होती है, बेटी मोहब्बत होती है, बेटी सुकून होती है, और आपको बता दूं कि लखते जिगर होती है और नूर होती है, बाप के लिए सुकून होती है, सुरूर होती है। तो मेरा नाज़रीन, अब जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक और वाक़या पेश आया और अच्छा हुआ कि उस पर भी काबू पा लिया गया, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए। लेकिन नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक है यूरोपीय यूनियन से। आप अंदाजा कीजिए कि ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जिस अंदाज में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को धोखा दिया है, हिंदुस्तान को धोखा दिया है और उनकी तजलील की है, मैं समझता हूं कि उसे हिंदुस्तानी कौम तो फरामोश नहीं कर सकती। यह और बात है कि वज़ीर आज़म बर्दाश्त भी कर लेते हैं, लेकिन हम तो बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि हम अपने मुल्क को चाहते हैं और हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को अपना खून दिया है, अपनी कुर्बानियां पेश की है, इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तो हमें एहसास है कि मुल्क से मोहब्बत और मुल्क की अहमियत क्या होती है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीब बैठकर हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खामोश हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अब हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी यह है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसके साथ हिंदुस्तान का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मैं समझता हूं कि अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और चंद घंटों में ऐलान भी कर दिया जाए कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। और आपको बता दूं कि मदर ऑफ ऑल डीड्स कहा जा रहा है। तमाम मामलतों की या तमाम सौदों की इसे मां कहा जा रहा है। और आपको ये जानकर रहती होगी कि अमेरिका फिर वक्त परेशान है हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के इस एग्रीमेंट को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तिजारती माहिदे को लेकर। और इसके लिए आपको बताना जरूरी है कि ये जो ट्रेड डील है इसकी मालियत सारे दुनिया के जीडीपी की 25% बनती है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब अमेरिका देखेंगे कि हिंदुस्तान पर बार बार टैरिफ आयद करने की धमकियां दे रहा है। 50% टैरिफ हिंदुस्तान पर आयद कर चुका है। ये जहां पर अमेरिका की बालादस्ती है, वहीं पर हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत की कमजोरी भी है, परेशानी भी है, बेबसी भी है, मजबूरी भी है। पता नहीं वो जलील करते जा रहे हैं हमको और हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कैसी मजबूरी है। तो बहरहाल आपको बताना जरूरी है कि हिंदुस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिल्कुल मैं समझता हूं कि अभी ऐलान होना बाकी है। और आपको ये भी बताना है कि इससे न सिर्फ बिजनेस बल्कि दोनों जो तरफ के जो आवाम है, यूरोपीय यूनियन के ममालिक के जो आवाम है और हिंदुस्तान के जो आवाम है, उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और खास तौर पर अमेरिका जो बार बार टैरिफ आयद कर रहा है और टैरिफ आयद करने की धमकी दे रहा है, उसे भी एक सबक तो मिल सकता है। बहरहाल नाज़रीन, इस मामले में आपको बता दूं कि टेक्सटाइल्स है यानी पाट से जात है, इसके बाद जेम्स है जो यानी कीमती पत्थर है, हीरे है, जवाहरात है, ज्वेलरी है और लेदर गुड्स है। उस मामले में सारा हिंदुस्तान का जमाल अमेरिका जाने वाला था, अब यूरोपीय यूनियन मार्केट में जाएगा और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वैसे नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए तकरीबन 2007 से बातचीत जारी थी और आपको बता दूं कि अब बातचीत मुकम्मल कर ली गई है और इस डील का चंद घंटों में ही ऐलान हो सकता है। यह बहुत बड़ी बात है। एफटीए तय पा रहा है, लेकिन अमेरिका शायद परेशान होगा और अमेरिका इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करेगा। वैसे भी आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी जो हैं गौर, उन्हें यहां हिंदुस्तान में अमेरिकी सफीर नामजद किया है और उन्होंने कह दिया है कि अब अमेरिका और हिंदुस्तान के ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो अब देखना यह है कि क्या होता है। लेकिन एक बात बता दूं कि 26 जनवरी के मौके पर जो झांकियां निकाली गई, जो परेड निकाली गई, उसके मेहमान खुसूसी के तौर पर यूरोपीय कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन, उनको मदऊ किया गया था। और ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी बात है, यूरोपीय यूनियन के सदर नशीन को मदऊ किया गया था बहैसियत मेहमान खुसूसी। और आपको बता दूं कि 77वें यूम जमहूरिया के मौके पर इन दोनों ने हिंदुस्तान की जो झांकियां दिखी, हिंदुस्तान की जो परेड दिखी और खास तौर पर जिस अंदाज में मुजाहरा किया गया ताकत का, और वो भी ऑपरेशन सिंदूर की जो अक्कासी की गई, वो देखने से ताल्लुक रखती थी। और ये कहा जाता है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जज्बाती हो गए थे, पता नहीं कैसे जज्बाती हो गए थे। लेकिन इस्माइल नबील्लाह साहब, आप ये बताइए क्या ये एक मैं समझता हूं कि कुदरत का इनाम नहीं है?
देखिए, कुदरत का इनाम आप इसको तसव्वुर कर रहे हैं। अगर ये मुआहदा यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट जो आप जी इफ्ता के ज़ेर एहतमाम ये हुआ है, यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन इफ्ता जो है उसके इश्तराक से और उसकी ज़ेर क़यादत ये यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय ममालिक से EU ममालिक से जो है ये मुआहदा हुआ है। ये तमाम शोबे हयात में आलमी शराकत दारी को यकीनी बनाने का इसके ज़रिए से काम किया है, जिसमें कुछ का आपने जिक्र भी किया है, लेदर वगैरह जेम्स वगैरह का आपने जिक्र भी किया डिफेंस भी है, डिफेंस वगैरह भी है। तो लेकिन यहाँ पर रियाज साहब वज़ीर आज़म भी खुश है। वज़ीर आज़म देखिए, एक तरफ तो आप यूरोपीय यूनियन का जो है अमेरिका के साथ जो है तलख तजुर्बात चल रहे हैं, अमेरिका के साथ जो है उसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो बड़े परेशान कुन हैं। जैसा कि हमने ग्रीनलैंड्स पे देखा और पिछले दिनों वेनेजुएला पर जो अमेरिकी कब्जा हो गया, उसके बाद फिर ग्रीनलैंड्स पर की जानिब जो है गामजन हुई अमेरिकी फ़ौज। ये तमाम चीज़ें हैं। डेनमार्क के पार्लियामेंट में जिस तरीके की बातें हुई अमेरिका को लेकर, ये तमाम चीज़ें जो है यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के माबैन जो है तलखियों में इजाफे की तरफ इशारा कर रही है। एक तरफ तो तलखियों में इजाफा हुआ ईरान के साथ, अब हिंदुस्तान ने चबहार से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली, फिर चबहार से जब दस्तबरदारी अख्तियार कर ली तो करोड़ा रुपये की जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया था, सरमाएकारी की गई थी, वो सरमाएकारी पानी में डूब गई। फिर अब दोबारा जो है यूरोपीय यूनियन के साथ आप मुआहदात कर रहे हैं फ्री ट्रेड के। तो फ्री सनत, अगर आप फ्री तिजारत की जब बात आप कर रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी। हिंदुस्तान को मैं समझता हूँ इसमें बड़ा ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि हिंदुस्तान की जानिब से जो मसनूआत की जो मुंतकली है यूरोपीय ममालिक को वो ज़्यादा है, और यूरोपीय ममालिक से हिंदुस्तान को जो आने वाली चीज़ें हैं, दरामदात और बरामदात का जो मुकाबला है, उसका जो असरात है हिंदुस्तान के ऊपर उसके ज़्यादा पड़ेंगे। और जहाँ तक अमरीकी दबाव के बाद इस बात की क्या गारंटी दे सकते हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अमेरिका की दबाव के बाद जो है वो जो फ्री ट्रेड जो यूरोपीय यूनियन के साथ हो रहा है उस पर वो बरकरार रहेंगे, उस पर वो कायम रहेंगे। क्योंकि हमने हालिया दिनों में चबहार का मामला देखा है, रशिया से तेल खरीदने की बात अगर हमने देखी है, तो ये दोनों मामलात में दबाव के चलते रशिया से तेल ना खरीदने का भी ऐलान मोदी ने किया था, और रिलायंस का उसके हवाले से एक बयान भी आया था। फिर चबहार से दस्तबरदारी जो है, ये तमाम चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं रियाज साहब कि आने वाले दिनों में क्या अमरीकी दबाव के चलते क्या हिंदुस्तान जो है यूरोपीय यूनियन से भी जो है अपने ताल्लुकात को बरकरार रखेगा। फ्री ट्रेड का जो MOU जो दस्तखत हो रहा है वो उसके ऊपर उसका अमल जारी रहेगा। तमाम चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि खारिजी पॉलिसी जितनी भी रही है, आप देखिए, आप बहुत बड़े मुल्क हैं साउथ एशिया में, हिंदुस्तान एक ऐसा न्यूक्लियर पावर और टेक्नोलॉजी में तेजी के साथ तरक्की करने वाला मुल्क है, लेकिन अपने वक़ार को आपने मजरू उस वक्त कर दिया जब क्या मैं आई उस जब आपने कहा तो मुल्क का वक़ार हमारा मजरू हो गया। आपने ट्रम्प के दबाव में चबहार से दस्तबरदारी अख्तियार की, आपने मुल्क के वक़ार को मजरू किया, आपने जो है रशिया से तेल खरीदने का जो अमल है उससे दस्तबरदारी अख्तियार की, आपने मुल्क के वक़ार को मजरू किया। तो ये खुशी की बात तो है, ये एग्रीमेंट हो रहा है, बड़ी मसरत की बात है। ट्रेड खुलेगा, तिजारत बढ़ेगी, लोगों की आमदरफ्त में इजाफा होगा, सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा, हिंदुस्तानी सयाहों को भी यूरोपीय ममालिक जाने में आसानियां पैदा होंगी। ये तमाम चीज़ें अपनी जानिब सही है, ठीक है, मगर क्या, ये एक बड़ा सवाल मैं कर रहा हूं, क्या अमेरिका के दबाव में आके आने वाले दिनों में अमेरिका के दबाव में आकर क्या हिंदुस्तान जैसा चबहार और रशिया से जो पीछे हटा है, क्या इससे भी पीछे नहीं हटेगा? बिल्कुल डर खौफ के मारे हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, 56 इंच का सीना रखने का वो दावा करते हैं, और उसके बाद आपने देखा कि ये दावा किस कदर बुरी तरह नाकाम हो गया है। उसी तरह जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नाकाम हो गया है, वज़ीर आज़म ने जो भी नारा दिया वो पूरे के पूरे खोखले साबित हुए हैं, और इस सिलसिले में हम कह सकते हैं पूरे सबूत और शवाहिद के साथ आपको बता सकते हैं कि किस तरह खोखले साबित हुए हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक यूरोपीय यूनियन का सवाल है, अगर आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है
है कि यूरोपीय यूनियन हिंदुस्तान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, यानी FTA कर रहा है, लेकिन आपको बताना ये जरूरी है कि जैसा कि इस्माइल ज़बीउल्लाह ने भी सवाल उठाया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी में इस कदर ताकत है या वो इस कदर तो मुस्तहकम है, स्ट्रॉन्ग है कि वो अमेरिका की धमकियों का बासानी मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस अंदाज में चाबहार बंदरगाह से या आपने देखा प्रोजेक्ट से हिंदुस्तान ने अलहदगी इख्तियार कर ली है, ये कहा जा रहा है। और इसी तरह जैसा कि रूस से तेल की खरीदी के बारे में अमेरिका का कहना है कि हिंदुस्तान ने हमारी धमकी के बाद बहुत ज़्यादा तौर पर यानी पीछे हट गया है, यानी रूस से तेल की खरीदी के मामले में। तो आप अंदाजा कीजिए, हो सकता है कि अब ब्रिक्स के मामले में भी बता दूं कि ब्रिक्स ने ममालिक ने जब ये कहा कि हम अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन की क़यादत में ब्रिक्स की करेंसी लाएंगे, तो हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया था और कहा था कि हम इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे। फिर अब उसी ब्रिक्स के जो मामले में आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चीनी सदर से मिलना चाहते हैं। अमरीकी यानी जो अमेरिका के माई फ्रेंड कहने वाले ट्रंप से दूरी अख्तियार कर ली, तो फिर ये आप देखेंगे कि चीन के करीब हो गए। लेकिन एक ही फोन आते ही फिर आप देखेंगे कि सिर्फ एक फोन पर वो चीन से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी रहना था वो नहीं है, इस्तेहकाम रहना था तबीयत में, तबीयत का इस्तेहकाम या मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका जब भी एक फ़ोन भी करता है तो खुशी से सरशार हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात हुई कि हालिया अरसे के दौरान उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात के जो सदर है साहिब समूह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनको अपना भाई कहा है, जबकि आप देखेंगे कि माई फ्रेंड नहीं कहा। तो अब आप अंदाजा कीजिए, भाई को तो आप गले लगाते हैं, भाई के साथ $100 बिलियन का माहिदा भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि 2032 तक ये माहिदा जो है 200 अरब, यानी ये जो मामलत है या जो बाहिमी तिजारत है वो 200 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। लेकिन भाई के भाइयों को हिंदुस्तान में सताते हैं और फिरका परस्त दरिंदों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश नहीं करते। हद तो यह है कि टोपी पहनने से भी घबराते हैं। वजह भी आप बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी टोपी पहनने से क्यों घबराते हैं, क्यों शर्माते हैं? देखिए, शायद हो सकता है कि घबराना शर्माना नहीं, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था। मैं एक इंटरव्यू उनका बहुत क़दीम, जब वो व्हेन ही वाज प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि भाई मैं अपने मजहब का कारबंद हूँ, क्या कोई मुसलमान जो है अपने माथे पर बट्टू लगाता है? उन्होंने सवाल किया, जब अगर मुसलमान को अपना मजहब इतना पसंद है, इस कदर पसंद है कि वो अपने माथे पर बट्टू नहीं लगाता, तो बहैसियत हिंदू मैं भी टोपी नहीं पहनता। उन्होंने इस बात का इस तरीके से ऐलान किया था। खैर ठीक है, तो डर के मारे पहन रही है, जो पगड़ी जो पहनते हैं जाके। देखिए वो उनका अपना मसला है, उसकी वजाहत उन्हें करनी चाहिए। देखिए, खौफ की जहां तक बात है तो मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान पुरसुकून हालात में ज़िंदगी बसर करने का आदी है, मुसलमान मुल्क की तरक्की पर मुसलमानों की तवज्जो है। तो खैर, मुसलमान किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी, दहशत पसंदी, अक्सरियत पसंदी जो है वो उसके अंदर दिलचस्पी नहीं रखता। तो ये तमाम चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। मुसलमानों ने इस मुल्क को, हिंदुस्तान को दुनिया की अजीम जमहूरियत बनाने में, मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक जो कुर्बानियाँ दी हैं, अगर उनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाए तो वज़ीर-ए-आज़म का जो घर है, रिहाज गया, वो भर जाएगी। नहीं, शहर भर जाएगा। तो आप वज़ीर-ए-आज़म, तो ये तमाम चीज़ों को, खैर वज़ीर-ए-आज़म की एक आइडियोलॉजी है। वज़ीर-ए-आज़म जिस स्कूल ऑफ थॉट के स्टूडेंट है, जिस क्या मकतब फ़िक्र के वो जो तालिब इल्म है, उसका एक नज़रिया है। वो नज़रिए के तहत वो काम कर रहे हैं। इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब कभी किसी वक्त जनसंघ ने देखा था, उस ख्वाब को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके हिमायतियों के जरिए से, और ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर माहिरीन ये कहते हैं कि ये कहा है कि इनके जरिए से पूरा किया जा रहा है। और उसमें जो मुकाम होगा दलित जो है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है आला जात वालों के मुलाजिम और नौकर के तौर पर वो काम करेंगे। अक़लियतों का तो कोई वजूद रहेगा नहीं। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या किस तरीके से ये माहिरीन जो कह रहे हैं, वो माहिरीन की बात कहाँ तक सच होती है, कहाँ तक अच्छी रहती है, वो यकीनन देखेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है, जब आपने आइन पर हलफ उठाया है, आइन पर हाथ रखकर आपने कसम खाई है कि इस मुल्क के 140 करोड़ आबादी जो है, वो उनकी जो जिम्मेदारी, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, जब आपने हलफ उठाया है तो आपको उस पर अमल करना ज़रूरी है।
क्योंकि आप एक आईनी ओहदे पर फायज हैं, आईनी जिम्मेदारियां आपकी हैं, आईनी उसूल और अक़दार जो खतरे जो हैं उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। बहरहाल मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यानी मुद्दई लाग बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि आप लाख बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े ही चिचड़े हैं, उसी तरह ख्वाब देखते रहें तो, लेकिन एक बात जरूर है, ये हिंदुस्तान है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान की जो जमहूरियत है, हिंदुस्तान का जो सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जिस अंदाज में दस्तूर बनाया है उसमें आपको ये बताना ज़रूरी है कि कई मुसलमानों का भी अहम किरदार है। और ऐसा दस्तूर उन लोगों ने हिंदुस्तान को दिया जो दुनिया के कई बेहतरीन दस्तूरों में से एक और सरफहरिस्त समझा जाता है। वैसे भी नाज़रीन अगर बात करते हैं हिंदुस्तान की तहजीब की तो आपको बता दूं कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की मानंद है और इसे तबाह व बर्बाद करने फ़िरका परस्त बहुत कुछ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आलमी सतह पर वो नाकाम हो रहे हैं। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। अब हिंदुस्तान में आपको आला तरीन सिविलियन अवार्ड हासिल करना है तो फिर समझिए कि आप कह दीजिए कि गौ मूत्र यानी गाय का पेशाब से बहुत बड़े इलाज किए जा सकते हैं। गाय का पेशाब, गाय के फलां, गाय का गोबर और हर चीज़, यहाँ तक क्या ऐसा लगता है कि हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि बहुत ही गंदी चीज़ें भी यानी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी और कहेंगे कि आप इस तरह जानवरों के जो गंदगी होती है वो भी बहुत ज़्यादा सेहत बख्श होती है, ज़बरदस्त होती है। आप कहिए तो फिर समझिए कि आपको पद्मश्री अवार्ड तो घट है, यानी पद्मश्री अवार्ड आपको बआसानी मिल सकता है। और आपको ये बता दूं डायरेक्टर IIT मद्रास की हैसियत से 2022 से खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर प्रोफेसर V कामाकोटी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। और पद्मश्री अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने गौ मूत्र की बहुत ज्यादा तारीफ की थी और कहा था कि गौ मूत्र बहुत यानी उसमें बहुत खूबियां हैं गौ मूत्र में, और इसमें बहुत ही एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। और ये साहब जैसे ये बात कहते हैं और हुकूमत के जहन में ये बात बैठ जाती है और उन्हें पद्मश्री का हकदार करार देता है। तो कांग्रेस जो है, केरला कांग्रेस ने इस पर शदीद तनकीद की और प्रोफेसर V कामाकोटी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने जिस अंदाज में गौ मूत्र के लिए तहकीक की, अपना खून पसीना एक किया, उसका नतीजा, और आपने गौ मूत्र को इंटरनेशनल स्टेज पे ला लिया, तो इसके लिए आपको पद्मश्री दिया गया है, आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन प्रोफेसर के चाहने वाले ने कहा कि प्रोफेसर की साइंसी खिदमत को देखते हुए, रिसर्च को देखते हुए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। जी देखिए रियाज साहब, आजकल का ये वतीरा बन गया है, अगर किसी सियासी लीडर को मंजर आम पर आना है, आला क़यादत के बीजेपी पार्टी की आला क़यादत के नज़र में आना है, तो सबसे पहले वो मुसलमानों को गाली देंगे, उसके बाद रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात करेंगे, और फिर मस्जिदों और मस्जिदों और दरगाहों को तोड़ने की मुनज़्ज़म करने की बात करेंगे। वो सीधा फौरी तौर पर जो है पार्टी की आला क़यादत की नज़र में आ जाएंगे। वैसे ही अगर ये साइंसी शोबे में अगर बात करें आप, तो इस तरीके का गौमूत्र, गाय के गोबर के मुतालिक अगर आप बात करेंगे तो आपको फ़ौरन वो मिलेगी, तरक्की मिलेगी, आपको आपका नाम रोशन हो जाएगा फौरी तौर पर, और फिर आप पद्मश्री के लिए नामजद हो जाएंगे। अफसोस की बात यह है कि एक IIT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे माहिरीन को मैंने ये कहते सुना है कि हम कैसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहाँ पर जो है मिठाई, घी और जो है दूध जो है वो नदी में बहाया जा रहा है, और गाय और गोबर जो है वो खाने पीने की उसके लिए बात की जा रही है। ऐसे हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। 2014 के बाद एक नया हिंदुस्तान हमें देखने को मिला है। हालांकि हमने चांद पर कुमंदर डाल दी है। जी देखिए आप, तरक्की, इंसान जो है चांद पर जा रहा है, चांद पर बसने की जो है मंसूबाबंदी इंसान कर रहा है। तो ऐसे माहौल में इस तरीके की बात करना, फिर उन्हें पद्मश्री अवार्ड देना। रियाज साहब, आपको मैं एक बात बता दूं, मद्रास हाई कोर्ट के एक जज है GR स्वामीनाथन। जी जी जी, देखिए GR स्वामीनाथन ने, ब्राह्मण है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं 4 साढ़े 4 साल उनकी खिदमत है,
अभी बाकी सर्विस है। उन्होंने अभी 26 जनवरी के दिन एक आइन के ऊपर एक तकरीब हो रही थी 26 जनवरी की वकला की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे 4 साढ़े 4 साल बाकी है, वो 4 साढ़े 4 साल मैं खिदमत अंजाम दूंगा बहैसियत जज, दिल में अपने सनातन धर्म रखकर। जी हाँ, देखिए अभी आने वाले दिनों में किसी कमीशन के चेयरमैन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, या फिर किसी गवर्नर बनेंगे, या फिर राज्यसभा एमपी जरूर बनेंगे। बिल्कुल। ऐसा ही एक वाकया उत्तर प्रदेश में भी पेश आया है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार अग्निहोत्री। आप देखिए, आप उन्होंने इस्तीफा इस वजह से दिया कि यूजीसी में जो है ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मण स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी का कच्चा उन्हें दिखाई दिया। बाज़ाब्ता उन्होंने प्ले कार्ड पकड़ा है, वो पकड़ा और फिर उन्होंने वो अभी मुक्तेश्वर आनंद स्वामी जो है, शंकराचार्य जो है, उनके साथ जो रवैया सुलूक किया जाए प्रयागराज में, ये 2 चीजों का हवाला बनाकर उन्होंने 26 जनवरी को इस्तीफा दिया। लेकिन उन्हें ना गवर्नरशिप दी जाएगी ना उन्हें कोई ओहदा दिया जाएगा। कंप्लीट सुन लीजिए मेरी बात। अभी 26 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था, उन्हें आज योगी गवर्नमेंट ने मुअत्तल कर दिया, बरतरफ कर दिया। उन्हें सवाल किया, उन्होंने बरतरफ कर दिया, और बरतरफ करते हुए उन पर कानूनी चाराजोई जो है, कानूनी इंक्वायरी तहकीकात जो है, एक कमेटी कायम कर दी। तो एक दूसरे के दस्ते गिरेबा, एक ही नजरिए के लोग यहां पर हो गए। मद्रास में आपने ये देखा स्वामीनाथन का। तो ये देखिए, मैं यहां पर एक कह रहा हूं, कुछ भी ऐसा अमल करो आप फौरन सुर्खियों में आ जाएंगे, आला कमान की नजर में आ जाएंगे, या फिर किसी रियासत के गवर्नर बना दिए जाएंगे, या फिर कोई कमीशन के आपको चेयरमैन बना दिया जाएगा, या फिर आप राज्यसभा की सीट तो आपके लिए है, पक्की है। तो ये पद्मश्री, आईआईटी के प्रोफेसर को पद्मश्री मिला है। यकीन मानिए अगर उनके खिदमात होते तो वो फिर कंट्रोवर्शियल नहीं होते। बिल्कुल एपीजे अब्दुल कलाम के खिदमात थे, ऐसे बहुत सारे साइंसदान हैं, तो भारत रत्न, ऐसे बहुत सारे साइंसदान हैं जिनके खिदमात है वो मुतनाज़ा नहीं है। उन्हें अवार्ड भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, भारत रत्न भी मिला है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास का सवाल है, उन्हें ये अवार्ड दिया है। कोमकट्टी जो है उन्हें तो अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि एक जोहू के चेयरमैन है श्रीधर वासु, और केरला कांग्रेस के दरमियान ज़बरदस्त बहस चल रही है। एक तो तायद कर रहा है और केरला कांग्रेस ने उन पर तंज किया है, यानी गौमूत्र की वकालत करने वाले एक प्रोफेसर को ये अवार्ड दिया जा गया है, यानी ऐलान किया गया है। तो ये बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मैं समझता हूँ कि सलाहियतों की बुनियाद पर, उनके कारनामों की बुनियाद पर देना चाहिए। जबकि आपको बता दें उनके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जो ये डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनके बारे में कहा जाता है कि 2022 से वो बहुत साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक अप्रोच के मामले में बहुत ज़्यादा आगे रहे हैं। लेकिन शर्म की बात ये है कि वहाँ एक 15 साल बच्चा शाहरुख, जिसका नाम बताया जाता है, उसने दुनिया का, हिंदुस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कम वजनी सैटेलाइट तैयार किया था। सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, जिसका वजन आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ 40 ग्राम। 40 ग्राम आप अंदाजा कीजिए, 40 ग्राम वो सैटेलाइट था, और खला में कामयाबी से रवाना किया गया। और उस बच्चे को तो आप नजरअंदाज करते हैं। वो बच्चा अब जाके, अब मैं समझता हूं कि 20 साल का हो चुका है, लेकिन उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और आप अगर कोई गौमूत्र की बात करता है, या गोबर की बात करता है, या गोबर के लड्डू बनाने की बात करता है, तो फिर समझिए कि उसके साथ आप बहुत बड़ा एहसान करते हैं, उसे अवार्ड भी देने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे भाई, सलाहियतों की बुनियाद पर आप अवार्ड दीजिए, काबिलियत की बुनियाद पर, उनके अचीवमेंट्स की बुनियाद पर, उनके इन्वेंशंस की बुनियाद पर, उनके इनोवेटिव आइडियाज की बुनियाद पर, यानी इख्तिराई सलाहियतों की बुनियाद पर आप दे दीजिए, तो ये बहुत अच्छा होगा। तो बहरहाल इस तरह मैं समझता हूं कि अगर जहां पर तासुब, जानिबदारी आएगी तो तबाही बर्बादी आ जाती है। इसलिए तमाम के साथ मसावियाना सलूक किया जाना चाहिए, सलाहियतों को देखना चाहिए, किसी के मजहब को, किसी के जमाती या सियासी वाबस्तगी को नहीं देखना चाहिए, किसी की जात को नहीं देखना चाहिए। अगर कोई जज ये कह रहा है कि मैं सनातन का जो जज्बा है वो दिल में रखते हुए खिदमत अंजाम दूंगा, आप कौन सी भी खिदमत अंजाम दीजिए, मगर हुक्मरानी या जो कानून की हुक्मरानी है उससे गद्दारी मत कीजिए। ये सबसे अहम बात है। अपने मुल्क से वफादारी कीजिए, कानून से वफादारी का यानी ऐलान कीजिए, अहद कीजिए, अहद की तजदीद कीजिए, दस्तूर से वफादारी का ऐलान कीजिए। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर के बारे में आपको बताया हमने कि किस तरह ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। आपको हमने इस खबर के इब्तिदा में, यानी अपने प्रोग्राम के इब्तिदा में ये बताया था कि किस तरह अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के करीब पहुंच गया है। उसी तरह से पहले भी आपको बता दूं कि कतर में जो फिजाई अड्डा है, वहां पर 10,000 अमरीकी फौजी थे, जिनमें से कुछ
फौजियों को निकाल दिया गया है, यानी उनके अपने मुल्क वापस भेजा गया है, अमेरिका ने वापस तलब कर लिया है। लेकिन एक बात जरूर है कि वहां पर अब बरतानिया ने भी अपने फौजी जहाज उतारे हैं। तो बहरहाल अमेरिका ने 4 शराइत ईरान पर रखे हैं। एक तो अफजुदा यूरानियम की ईरान से मुकम्मल तौर पर मुंतकिली, जो ईरान इनरिच्ड यूरानियम है उसे आप इतनी मेहनत के बाद तो अमेरिका कहता है कि हमें दे दीजिए या आलमी इदारों को दे दीजिए। फिर दूसरी बात है मुकामी सतह पर यूरानियम की अफजुदगी रोक दें, मुकामी सतह पर नहीं होना चाहिए, इनरिचमेंट नहीं होना चाहिए। तवील फासले तक मार करने वाले जो मिसाइल है उन की हदबंदी कर दी जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।